वकार हसन साहब बड़ा अच्छी तरह से जिस तरह इन्होंने कहा, मगर एक और बात भी है, इस पर भी ज़रा थोड़ी रोशनी डालिएगा कि चाइनीज़ आम तौर पर थिंक टैंक्स हों या डिप्लोमेट्स हों बड़े टाइट लिप्ड रहते हैं, काम की बात करते हैं, मगर आजकल हम देख रहे हैं कि उनके बड़े इंपॉर्टेंट लोग उनके चैनल्स पर जाकर ये उन्हें बता रहे हैं कि एनी एडवेंचर अगेंस्ट पाकिस्तान वुड नॉट बी टॉलरेटेड। तो ये जो चाइना की पॉलिसी, पहले भी वो हमारा दोस्त था, मगर जो अब इतना एग्रेसिवली आया है, तो इसकी क्या वजह हो सकती है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? वकार हसन साहब। आई थिंक इसमें एक तो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है चाइना पाकिस्तान का, उसमें सीपेक एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और अगर आप देखें भारत की जो टारगेटिंग थी पाकिस्तान में या जिस तरीके से भी उन्होंने किया, इट वाज बेसिकली टू क्रिएट अनसर्टेनिटी कि यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। फिर दहशतगर्दी का भी आप देखें टारगेटिंग चाइनीज को बड़ा क्लियर है कि जो BLA कर रही है स्पेशली इस पे, इवन मेरा एक टूर किया उनके चाइना दिल्ली ने, पीपल्स दिल्ली ने, और उसमें सारी बातचीत हुई। दे वर वेरी कीन टू नो कि जी ये क्या है BLA एंड ऑल दैट, हु इज स्पॉन्सरिंग। तो उनको बड़ा क्लियर है कि बेसिकली जो चाइनीज इकोनॉमिक इंटरेस्ट है अदर देन जो स्ट्रेटेजिक आई थिंक अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा आई थिंक जो भारत में एक और चीज डिस्कस हो रही है कि जब आपने 370 एब्रोगेट किया और 35A, तो आपने कश्मीर का स्टेटस बदलने की कोशिश की ऑल द पेपर्स पे, लेकिन उसके अंदर फिर चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ। कमर चीमा साहब, मेरा सवाल आपसे है कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने बाकायदा तौर पर फितरतुल ख्वारिज को वहाँ से मना कर दिया है कि पाकिस्तान के अंदर कोई दहशतगर्दी ना हो, और इससे तो लगता यही है कि भारत की जैसे कमर टूट गई, क्योंकि भारत ने वहाँ बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रखी थी और राह की बड़ी इन्वेस्टमेंट थी वहाँ पे। वहाँ में फितनतुल हिंदुस्तान भी है, उसको भी जो है वो लगाम पड़ने वाली है। तो इसका मतलब है कि अफगानिस्तान से भी भारत को जिल्लत अमेज शिकस्त का सामना करना पड़ चुका है। देखिए, अब विद एवरी पासिंग डे इंडिया बहुत बुरी तरह अफगानिस्तान में जो एक्सपोज हो रहा है वो इस तरह कि इंडिया उनको कह रहा था कि आप चाबहार पोर्ट में जाएं और पाकिस्तान और कराची पोर्ट को छोड़ें, हम आपको मदद देते हैं और ये सारा कुछ करें, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन एज लॉन्ग एज अफगान तालिबान चाहें तो। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी है कि अफगान तालिबान को इस चीज़ का समझ आ गई है कि इस वक्त इंडिया के साथ दुनिया में कोई नहीं खड़ा हुआ। ये अब अफगानिस्तान के अंदर भी आपको शिफ्ट नजर आएगी कि इंडिया की जो ग्लोबल स्टैंडिंग है वो कितनी कमजोर है। पहले ये लग रहा था कि अमेरिका इनके साथ खड़ा है, अब वो समझते हैं कि नहीं, अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने, और ये आप देख रहे हैं बिहेवियर अफगान तालिबान का चेंज होते हुए कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से, और अभी ये जो चाइना फैक्टर ऐड हुआ है, पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना, पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान, पाकिस्तान अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया, ये जो कुछ हमने नई डेवलपमेंट्स की हैं, इंस्टीट्यूशनल मॉडल बनाए हैं हमने खित्ते के ममालिक को साथ मिला के अफगानिस्तान को रिस्पॉन्सिबली बिहेव करने का कह रहे हैं। फिलहाल अफगान तालिबान इसको स्टडी करेंगे। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जो अहम बात अभी हुई है, अभी डेवलप हो रही है स्टोरी, कि 3 इंडियन लोग जो हैं वो ईरान के अंदर 2-3 दिन पहले सुनने में आया है कि वो गायब हुए, और वो इनकी डीप स्टेट के कई लोग थे, और ईरानी इंटेलिजेंस ने उनको गिरफ्तार किया है। और इंडिया अब हाथ पांव मार रहा है कि मैं खित्ते के अंदर दोबारा बदअमनी कैसे फैलाऊं, जिस पे मेरा ख्याल है कि ईरानी भी नोटिस ले रहे हैं, अफगान तालिबान ने भी नोटिस लिया है कि इंडिया एज ए स्पॉइलर अफगानिस्तान और ईरान को इस्तेमाल करना चाहता है। तो इंडिया का रोल एज ए स्पॉइलर है, और उसकी वजह यह है कि वो कहता है कि कैसे ये जो काइनेटिकली हमारी बेइज्जती हुई है दुनिया के सामने, तो मजीद हम प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को कैसे एंगेज करें। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की लीडरशिप पूरे खित्ते ने इंडियन दहशतगर्दी की नाकाबंदी कर दी है। जी, बड़ा अच्छा जुमला आपने बोला, नाकाबंदी। मैं समझता हूं कि ये साहब एक और बात है मियां साहब, विद ड्यू अपॉलॉजी, मैं ज़रा वकार साहब आपसे से पूछना चाहता हूं, थोड़ा और एंगल पे जाते हैं। अब ये एक तो ये एंगल है जो बाद में हम डिस्कस भी करेंगे कि इंडिया के अंदर इतनी स्टेबिलिटी बढ़ रही है कि लोग डर रहे हैं, और हम भी डर रहे हैं कि कहीं एक तरफ अफगानिस्तान और ये डिस्टेबलाइज हो गया तो क्या होगा। मगर मैं अमेरिका की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, उधर क्या देख रहे हैं वकार हसन साहब? वहाँ पर तो अदालतें सामने आन खड़ी हुई हैं, और वहाँ पर जी डीप स्टेट और प्रेजिडेंट के ऑफिस में अब सीधी लड़ाई नज़र आ रही है आपको वकार हसन साहब, और इसकी क्या फॉल आउट हो सकती है? ट्रम्प साहब ने बेसिकली जो पॉलिसी रखी है उसमें चाहे वो इमिग्रेशन हो, चाहे जो जिस तरीके से भी लोगों को निकाला गया वहाँ पे, तो वहाँ डेफिनेटली अदालतों का अपना एक आई वुड से एक इंडिपेंडेंट स्टांस है।
तो एक तो ये फैक्टर है कि अदालतों में डिवीजन भी है, मतलब दे आर नोन एज कि रिपब्लिकन जज है और ये डेमोक्रेट जज है, वहाँ पे लड़ाई हो रही है। बाकी जो एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा पुश बैक जरूर करेगी, बिकॉज ट्रम्प की कुछ पॉलिसियां, चाहे रशिया का भी आप देख लें, द वे ही वाज ट्राइंग, हफ्ते में शायद ये लड़ाई खत्म हो जाएगी और अभी इंटेंसिटी आ गई है उसमें। आई थिंक ग्रेजुअली नाउ एस्टेब्लिशमेंट इज पुशिंग ट्रम्प कि आप इसको रिव्यू करें, और यूरोप भी अभी आई थिंक लॉन्ग रेंज वेपन्स की बात तक कर रहा है। तो मेरे ख्याल में एक पुश बैक है, एस्टेब्लिशमेंट डेफिनेटली अपना कार्ड प्ले करेगी। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ऐड कर दूं कि जो ट्रम्प ने बात की भारत को और सीज फायर की, उसके अंदर भी अदालत में गया है मामला, और आई डोंट नो ये कौन लेके गया, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग है कि वहां पे उन्होंने फिर एफिडेविट जमा कराना पड़ा। भारत में बहुत डिस्कस हो रहा है कि यस वी यूज्ड ट्रेड एज अ लीवरेज, और अभी मोदी जो है और ट्रम्प के दरमियान भी आप कह रहे हैं कोल्ड वॉर सी नजर आ रही है, बल्कि ट्रम्प लिटरली उसको ट्रॉल कर रहे हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंग आई थिंक आई वुड से इंटरनल और एक्सटर्नल डायनामिक्स। एक और एंगल वकार हसन साहब आपने बड़ी अच्छा इस पे रोशनी डाली, मगर चीमा साहब एक बेस चाइना सुना है बांग्लादेश में भी बना रहा है, और इस हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं, क्या उसको भी यानी एनसर्कल कर रहा है एक एतबार से चाइना इंडिया को? देखिए, वो एक सिलिगुड़ी कॉरिडोर है जो कि बड़ी छोटी सी 20-22 किलोमीटर मील की एक लेंथ है, जो इंडिया की जितनी भी नॉर्थ ईस्ट 6-7 स्टेट्स हैं उनको लिंक करता है मेन स्ट्रीम। उसे अक्सर चिकन नेक कहा जाता है। तो वो इंडिया बांग्लादेश के उस इलाके के अंदर कोई कहा जा रहा है कि बेस बना रहा है, पुरानी बेस है ब्रिटिश एरा की। बेसिकली इंडियंस जान के इन इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, हो ना भी, लेकिन वो खुद ही सोचते रहते हैं तख़य्युलात में, ताकि लोगों को सस्पेंस डाला जाए। उनका मीडिया बहुत बड़ा है, उनको खबरें निकालनी पड़ती हैं, वो खबरें क्राफ्ट करते हैं, बनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको मैं जल्दी से बताता चलूँ कि बांग्लादेश और पाकिस्तान, काजी साहब, बड़ी तेज़ी से इंडिया के लिए एक डोमेस्टिक इशू है, ये फॉरेन पॉलिसी इशू नहीं है। और चाइना को भी वो डोमेस्टिक इशू बनाना चाहते हैं, बिकॉज इन्होंने, नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी गलती की है कि इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी को एज ए डोमेस्टिक जीत के तौर पे पेश करना शुरू किया है, जिसकी वजह से अब इनको हर चीज़ जो है वो दुनिया में ये इनको सामने लानी पड़ती है और बार बार बातें करनी पड़ती हैं। सो कभी चाइना का जिक्र करेंगे, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, इंडियन मुसलमानों का। तो ये कुछ 5-7 इनके पास कॉमन पॉइंट होते हैं रूलिंग पार्टी के पास। और इस वक्त आपको पता है क्या है, इस वक्त एज आई एम टॉकिंग विद यू, बीजेपी और कांग्रेस की आपस में लड़ाई हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि हमने पाकिस्तान में 6 दफ़ा हमला किया, बीजेपी कह रही है हमने 3 दफ़ा हमला किया, और दोनों एक दूसरे को अपनी कांग्रेस के अंदर जाके, पार्लियामेंट के अंदर जाके एक दूसरे को कह रहे हैं कि तुम अपने दौर का रिकॉर्ड दो, वो कह रहा है तुम अपने दौर का रिकॉर्ड दो। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इंडिया के अंदर डोमेस्टिक इशू बना लिया। मैं ये कहूँगा कि हमारी भी बड़ी कमियां हैं, हमें भी उनको ठीक करना चाहिए, मगर इंडिया तो एक लाफिंग स्टॉक ही बन गया है जिस तरह की। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और वापस आएंगे और मज़ीद इशू पे बात करेंगे और ये बताएंगे कि कैसे मान लिया है फ्रेंच कंपनी ने ऑलमोस्ट कि उनके तैयारे गिरे हैं, और बाद में हम ये भी देखेंगे कि जो इंडिया की इंस्टेबिलिटी है वो किस समत में उसे लेके जा रही है। और आखिर में हम बात करेंगे उस मैशत की, जो हमारी ऑकली झील है वो हम ठीक कर लें तो मेरे ख्याल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर ये जो वो एट द हेम ऑफ अफेयर्स कर सकते हैं या नहीं।